नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 6 और ये छठी यूनिट का दूसरा पॉइंट है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का संप्रत्यय। और दूसरे पॉइंट का भी आज ये दूसरा भाग है। इसका जो पहला पार्ट हमने आपको बताया था, उस पहले पार्ट में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो संपूर्ण जो जानकारी थी वो हमने वहाँ पर प्राप्त करी थी, वहाँ पर हमने पढ़ी थी। आज की इस वीडियो में जो दूसरा पॉइंट का जो हार्डवेयर है, वहाँ भी मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया था कि हार्डवेयर के अंतर्गत ही जो एक उपकरण आता है जिसका वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो है कंप्यूटर। और मैंने यूनिट के स्टार्ट में भी बताया था कि ये जो छठी यूनिट है इसमें जो 5 प्रश्न होंगे उसमें से 2-3 प्रश्न होंगे वो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। इसीलिए मैंने जब दूसरे पॉइंट का जो पहला पार्ट बनाया था वहाँ भी आपको बताया था कि कंप्यूटर का जो वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आप जब नोट्सों में इसको शामिल करें तो ये दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ही आपको लिखना है। तो इस तरह से आज ये दूसरे पॉइंट का दूसरा भाग है जिसमें हम सारे के सारे जो जानकारी हैं वो किससे संबंधित प्राप्त करेंगे, कंप्यूटर से संबंधित। कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों के जो जानकारी है वो किस तरह से आपको याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि जो 8 जो उपकरण हैं वो हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था और इसी का जो नवा उपकरण है हार्डवेयर का वो है कंप्यूटर। वहाँ भी हमने लास्ट में यहाँ तक पढ़ के और मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर है जिसके जनक हैं चार्ल्स बावेज, इसको हम अलग से पढ़ेंगे और उसी के नीचे का जो मैटर है वो मैंने इस दूसरे वीडियो में शामिल किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर के भागों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो जो हमारा जो हार्डवेयर है कंप्यूटर, इसके मुख्य कितने भाग होते हैं? 4 भाग। और चारों भागों से हम परिचित हैं। पहला जो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है। कंप्यूटर का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो भाग है वो है मेमोरी, यानी जिसकी जो स्मृति होती है, ये भी कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। तीसरा जो कंप्यूटर का पार्ट है वो है इनपुट डिवाइसेज, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से दिए जाते हैं और दिए गए निर्देशों का जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वो हमें आउटपुट डिवाइसेज से होता है। तो इस तरह से हमारी ये जो आज की जो छठी यूनिट का जो दूसरा पॉइंट है, इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम कंप्यूटर के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात याद रखने की आपके लिए यही है कि कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण भाग है इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4। अब इन चारों के हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि किसी भी पार्ट से आपका प्रश्न आए तो परीक्षा में वो प्रश्न आपका गलत ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीपीयू। तो जो पहला पार्ट है, तो पुनः इस पहले पार्ट को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है नियंत्रक यूनिट और दूसरा है तार्किक यूनिट। नियंत्रक यूनिट को हम सीयू कहते हैं और तार्किक यूनिट को हम एलयू कहते हैं, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोलिंग यूनिट। तो इस तरह से आपका प्रश्न जो यहाँ से बन सकता है वो ये बन सकता है कि सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है या सीपीयू के कितने भाग हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा 2 भाग। और कौन कौन से हैं? नियंत्रक यूनिट और तार्किक यूनिट। कंप्यूटर को दिए गए समस्त सूचनाओं व निर्देशों को सर्वप्रथम द्वि आधारित अंकों, जिसको हम द्विमान पद्धति या बाइनरी सिस्टम कहते हैं, उसमें बदला जाता है। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर को जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं, तो सर्वप्रथम जो सीपीयू होता है, जो कंप्यूटर का जो मुख्य भाग है, जिसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, ये प्राप्त निर्देशों और प्राप्त सूचनाओं को द्वि आधारित अंकों के जो सिस्टम होता है, जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, उसमें बदला जाता है। बाइनरी का मतलब होता है एक ऐसी अंक प्रणाली है जिसमें केवल 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस पद्धति का एक नाम रखा गया है द्विमान पद्धति, यानी इसमें 2 ही अंकों का प्रयोग होता है। कौन कौन से 2 अंकों का प्रयोग होता है वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे आगे चल के। लेकिन यहाँ पर जो याद रखने का जो बिंदु है वो सिर्फ इतना है कि सीपीयू के 2 भाग होते हैं, नियंत्रक यूनिट और लॉजिकल यूनिट,
तार्किक यूनिट। और ये जो सीपीयू है ये प्राप्त निर्देशों को कौन से सिस्टम में बदल देता है, बाइनरी सिस्टम में बदल देता है। तो पहला जो पार्ट है सिर्फ उसमें इतनी ही बातें याद रखनी है। कंप्यूटर का जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा एक प्रश्न अवश्य आता है इनमें से, वो है मेमोरी। यानी प्रोग्राम को संचित करने की दो विधियां होती हैं। तो मेमोरी के आगे चलकर हम जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पर मेमोरी का जो कार्य होता है वो होता है संचित करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखना। तो इसकी कितनी विधियाँ होती हैं, दो विधियाँ। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विधियों की, प्रकार हैं वो अलग से हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। मेमोरी को या प्रोग्रामों को, निर्देशों को संचित करने की कितनी विधियां हैं, ये प्रश्न आता है तो आपको इन विधियों को याद रखना है। या फिर ये प्रश्न आता है कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, उसका जो जवाब है वो अलग होगा, वो नीचे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि विधियां कौन सी है। तो दो विधियों में पहली विधि है सेम, SAM। इसकी फुल फॉर्म होती है सीक्वेंसल एक्सेस मेमोरी। एस का मतलब हो जाएगा सीक्वेंसल, ए का मतलब हो जाएगा एक्सेस और एम का मतलब हो जाएगा मेमोरी। तो सीक्वेंसल का मतलब होता है क्रम से, तो आंकड़ों को क्रमवार संचित करना। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है कि आंकड़ों को क्रमवार संचित करने वाली जो कंप्यूटर की विधि है या आंकड़ों को संचित करने की विधि है वो क्या कहलाती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा सेम। या फिर दूसरा प्रश्न इस पॉइंट में से ये बनता है कि सेम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना है सीक्वेंसल एक्सेस मेमोरी। आंकड़ों को संचित करने की जो दूसरी विधि है उसका नाम है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब होता है क्रम रहित, यानी ऐसी कोई निर्देश या ऐसी कोई सूचनाएं जिनका कोई निश्चित क्रम नहीं हो, उसको हम कहते हैं रैंडम। बाकी के दो शब्द हैं वो कॉमन है, एक्सेस वहाँ भी है, एक्सेस यहाँ भी है, मेमोरी वहाँ भी है, मेमोरी यहाँ भी है। तो यहाँ पर सिर्फ दो अक्षरों का अंतर था, वहाँ पर SAM था, यहाँ पर RAM है। S का मतलब सिक्वेंसल यानी क्रम से, और R का मतलब होता है रैंडम यानी क्रम रहित। तो एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जो आंकड़े जो संचित होते हैं उनका कोई क्रम नहीं रहता है, क्रम रहित रहते हैं। तो ये हो गई इसकी दो विधियाँ, मेमोरी की दो विधियाँ। अब हम देखते हैं कि मेमोरी को बाइट में मापा जाता है, यानी जो इसकी मुख्य जो इकाई है वो होती है बाइट। तो यहाँ पर कुछ माप दिए गए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। ये पहले से आपके याद भी होंगे क्योंकि आजकल हम सब मोबाइल का यूज करते हैं और मोबाइल में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इनको भी पढ़ना थोड़ा उचित रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 जो बिट हैं वो मिलकर के 1 बाइट का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे जो पार्ट हैं वो कंप्यूटर का जो दूसरा पार्ट है मेमोरी, उसके अंतर्गत इनको आपको याद रखना है। उसके बाद में 1024 बाइट जब मिलेंगे, ये 1 बाइट है, उसके बाद 1024 बाइट मिलकर के 1 KB का निर्माण करते हैं। KB की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट। उसके बाद 1000 KB जब मिलते हैं तो 1 MB का निर्माण होता है, इसका होता है मेगाबाइट। उसके बाद में 1024 MB जब मिलती हैं तो 1 GB मिलती है, यानी गीगाबाइट हो जाती हैं, और 1024 GB मिलकर के 1 TB बनते हैं। तो इस तरह से आपको क्रम से आपको याद रखना है। 8 बाइट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB और 1024 GB बराबर 1 TB। तो ये मेमोरी की इकाइयाँ थी जिसमें मेमोरी को मापा जाता है। अब हम बात करते हैं मेमोरी से रिलेटेड जो दूसरा पॉइंट है वो है स्मृति के प्रकार, यानी मेमोरी के कितने प्रकार। और जब विधियां दो हमने पढ़ी थी सैम और रैम, वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि विधि अलग है, प्रकार अलग है। तो यहाँ पर हम मेमोरी के कितने प्रकार हैं उनकी जो संक्षिप्त जानकारी है परीक्षा की दृष्टि से वो देखते हैं। तो मेमोरी के प्रकारों में पहला जो प्रकार है वो है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। इसमें देखते हैं कि प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है जिसे सीधे CPU द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्राथमिक मेमोरी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस मेमोरी को CPU के द्वारा एक्सेस किया जाता है। इसका मतलब होता है कि इस मेमोरी को हम बाहर से नहीं डाल सकते,
यानी जब कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का निर्माण होता है तो उसी के साथ साथ इस मेमोरी को वहाँ पर संचित कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और किसके द्वारा इसको एक्सेस किया जाता है? सीपीयू के द्वारा। तो दूसरी बात याद रखनी है कि कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है वो कौन सी होती है? तो मुख्य मेमोरी भी प्राथमिक मेमोरी को ही कहा जाता है। यह सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखती है, अर्थात करंट के बंद होते ही सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। तो प्राथमिक मेमोरी की अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो यही है कि प्राथमिक मेमोरी में जितने भी सूचनाएं हैं, जितने भी जो निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं वो अस्थायी होते हैं, यानी वो स्थायी रूप से संचित नहीं होते हैं। इसी को आगे स्पष्ट करके लिखा है कि जैसे ही करंट बंद होगा, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, बैटरी से चलने वाले डिवाइस हैं, तो जैसे ही हम उसको पावर ऑफ करेंगे, जैसे ही हमने कार्य बंद किया, या तो विद्युत चले जाने के कारण या कार्य समाप्ति के बाद जैसे ही हम उस डिवाइस को बंद करेंगे, उसी के साथ साथ इसमें जो संचित सूचनाएं हैं, जो निर्देश हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तो ये दूसरी इसकी विशेषता है। पहली विशेषता हमने पढ़ी थी कि मुख्य मेमोरी है, इसका एक्सेस सीपीयू के द्वारा किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि ये अस्थायी मेमोरी है और करंट बंद होते ही सूचनाएं नष्ट हो जाती है। यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि प्राथमिक मेमोरी में स्थायी जो सूचनाएं, संचित जो सूचनाएं हैं वो अस्थायी रहती हैं या स्थायी रहती है? तो हमारा जवाब आपको याद रखना है अस्थायी। प्राथमिक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से महंगी होती है। अगली इसकी विशेषता आपको याद रखनी है कि दो प्रकार की जो मेमोरियों के जो प्रकार हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे ये महंगी होती है और तीव्र गति से कार्य करती है। यानी प्राथमिक मेमोरी का जो कार्य करने की जो स्पीड है वो भी द्वितीयक मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी से तीव्र होती है। यह कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी रहती है, जिसकी चर्चा मैं आपसे कर ही चुका हूँ कि जो प्राथमिक मेमोरी है ये कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी रहती है। यानी जब कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है उसी समय इस मेमोरी को लगा दिया जाता है और इसको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही इसको हम हटाने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसको स्थायी रूप से लगा दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि प्राथमिक मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्राथमिक मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा 2। पहला प्रकार है रैम और दूसरा है रोम। दोनों ही शब्द आपके परिचित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैम के बारे में। तो रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह रीड राइट मेमोरी होती है। यानी रैम का जो दूसरा नाम है जिससे प्रश्न बन सकता है या जिससे प्रश्न पूछा भी गया है वह रीड राइट मेमोरी। यहाँ प्रश्न यही बनेगा कि रीड राइट मेमोरी कौन सी होती है। तो जो ऊपर पढ़े थे वो भी ऑप्शन में डाल देगा और इन दोनों को भी ऑप्शन में डाल देगा। जैसे वहाँ लिख देगा सैम, रैम, रोम, या फिर एक नाम वहाँ पर और रख देता है, तो वहाँ पर रीड राइट मेमोरी में हमारा जवाब होगा रैम। वर्तमान में किए जा रहे कार्यों को स्टोर करती है। यानी वर्तमान का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर पे कोई कार्य कर रहे होते हैं, कंप्यूटर को निर्देश दे रहे होते हैं, तो उन निर्देशों को संग्रहित करने का, संचित कार्य करने का जो कार्य है वो रैम के द्वारा किया जाता है। और जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं डाटा डिलीट हो जाता है। तो रीड राइट का मतलब आपको यहाँ समझना है। रीड का मतलब होता है लिखना, यानी इस मेमोरी में हम निर्देश लिख सकते हैं, सूचनाएं लिख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं, जैसे ही कंप्यूटर को बंद किया जाएगा, इसमें जो लिखा गया जो निर्देश है, डाटा है, वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि रैम भी फिर दो प्रकार की होती है। एक तो होता है एस रैम और एक होता है डी रैम। यहाँ सिर्फ आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम की फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम बनाकर भी इनको याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे मेमोरी, फिर उसके बाद में मेमोरी के दो प्रकार हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा प्राथमिक और एक हो जाएगा द्वितीयक। फिर प्राथमिक के भी हमें दो पार्ट करने हैं, एक करना है रैम और एक करना है रोम। और फिर रैम भी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी तरह से फिर रोम भी आगे
चल कर के कितने पार्टों में होती है वो उसी डायग्राम में आपको नोट करना है। तो यहाँ तक आपके जो रैम है वो सारी जो परीक्षा की दृष्टि से जो बिंदु हैं वो आपको याद रखना है, कितने प्रकार की होती है, इनसे संबंधित इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जो 2 प्रकार हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो सारी बात आपको याद रखनी है। प्राथमिक मेमोरी का जो दूसरा प्रकार है वो है रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एक शब्द बदला हुआ, रीड राइट दोनों होता था, यहाँ केवल होता है रीड। इसका मतलब है कि इसमें जो संचित जो डाटा है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते, ना ही इसको हम निर्देश आदि इसमें लिख सकते हैं। तो रैम के बाद में जो दूसरे प्रकार के वो रैम, तो यहाँ याद रखना है आपको इसकी फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इसमें स्थित डाटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर सरल शब्दों में हिंदी में भी इन्होंने लिखा है कि रोम में स्थित डाटा को, सूचनाओं को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एडिट और डिलीट नहीं कर सकते। एडिट का मतलब होता है इसमें लिख नहीं सकते, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, और ना ही इसमें स्थित जो डाटा है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ये कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली होती है उसको निर्धारित करने वाली जो मेमोरी है वो होती है रोम। कंप्यूटर या मोबाइल बनाते समय रोम में ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित किया जाता है जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं। इस बिंदु का तात्पर्य है कि हमारा चाहे मोबाइल हो, क्योंकि मोबाइल भी एक तरह का मिनी कंप्यूटर है, तो जैसे ही हम मोबाइल को चालू रखते हैं तो मोबाइल की जो कार्य प्रणाली है, किस तरह से उसमें कौन सा फंक्शन कार्य करेगा, इन सारी चीज़ों को याद रखने के लिए जो मेमोरी उसमें लगाई जाती है वो होती है रोम। तो इस पॉइंट से आपकी ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि रोम को कंप्यूटर बनाते समय ही उसमें लगा दिया जाता है। यानी रैम को भी लगा दिया जाता है, लेकिन रैम में हम थोड़ा सा अंतर क्या है कि रैम में हम निर्देश लिख सकते हैं और रोम में हम निर्देश नहीं लिख सकते। जैसे रैम के 2 प्रकार होते हैं उसी तरह रोम 3 प्रकार की होती है। तो ऊपर जो मैंने डायग्राम आपको बना के बताया था उसमें आप जैसे ही डायग्राम बनाएंगे तो रोम के नीचे भी आप उसके प्रकारों को लिख लेंगे। तो ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहला होता है पी रोम, दूसरा इसका प्रकार है ईपी रोम, और तीसरा इसका प्रकार है ईईपी रोम। अब तीनों की हमें सिर्फ फुल फॉर्म याद करनी है। तो पहले की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम शब्द हर प्रकार में लिखा हुआ है, तो इस रोम का तो जो फुल फॉर्म होगी वो यही होगी, रीड ओनली मेमोरी। केवल जो बदलेगा शब्द वो पी, ईपी और ईईपी। तो पहले में सिर्फ पी था, तो उसका जो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है वो यही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ मैंने डैश डैश लगाया है, इसका मतलब इसकी जगह आपको रीड ओनली मेमोरी पढ़ना है। तीसरा जो प्रकार है ईईपी रोम, उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर आपको तीनों की फुल फॉर्म याद रखनी है। इसी के साथ हमारी जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो पूरी हो जाती है। तो मेमोरी के 2 प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक मेमोरी हमने पूरी, जो आज तक आप कोई से भी एग्जाम का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे जवाब इस मैटर से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं मेमोरी का जो दूसरा प्रकार है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसमें डाटा को और निर्देशों को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। यानी इस तरह की मेमोरी है जिसमें जो डाटा या निर्देश जो भी हमने संचित कर रखे हैं वो लंबे समय तक टिके रहते हैं। और इसमें दूसरी बड़ी खासियत है कि कंप्यूटर बंद करने के बाद भी इसमें संग्रहित जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता है, उसको हम कभी भी देख सकते हैं, उन जानकारियों को हम कभी भी प्राप्त वापस कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मेमोरी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि निर्देशों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। इसके जो मुख्य जो उदाहरण है वो है हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क का सर्वाधिक प्रयोग। यानी द्वितीयक मेमोरी में जो सबसे ज़्यादा जिस मेमोरी का प्रयोग होता है उसमें एक तो है हार्ड डिस्क और दूसरी है ऑप्टिकल डिस्क।
अन्य उदाहरणों में हम देखें द्वितीयक मेमोरी के, तो द्वितीयक मेमोरी के दूसरे उदाहरणों में प्रमुख है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण कौन सा है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शनों में केवल एक ऑप्शन होगा जिनमें इनमें से किसी का भी नाम वो दे सकता है। या फिर यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो वहाँ पर आपको कूट चयन करवा के भी प्रश्न पूछ सकता है। तो सीधा सा हमारा उद्देश्य होना चाहिए इन उदाहरणों को याद करना कि द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं वो द्वितीय मेमोरी के उदाहरण हैं, जिनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में भी हम करते रहते हैं। तो इसी के साथ जो कंप्यूटर के जो 4 पार्ट हैं उसमें से 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। जो पहला पार्ट था वो सीपीयू था, कितने भाग होते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरा जो इसका कंप्यूटर का मुख्य भाग था मेमोरी, उसके बारे में भी हमने पूर्ण जानकारी यहाँ प्राप्त कर ली है। अब तीसरा जो पार्ट है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है इनपुट युक्तियाँ। यहाँ पर सिर्फ आपको कौन कौन सी जो युक्तियाँ हैं, कौन कौन से जो यंत्र हैं वो इनपुट युक्तियाँ कहलाती हैं, वो सिर्फ नाम याद रखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण इनपुट युक्ति होती है कीबोर्ड। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में निर्देश लिख सकते हैं। उसके बाद होता है माउस, जिसमें हम एक कर्सर को इधर उधर करके और क्लिक करने के कार्य जो होते हैं वो माउस के द्वारा किए जाते हैं। अगला जो इनपुट युक्ति है जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है। तो जैसे द्वितीयक मेमोरी के उदाहरणों को आपको याद रखना है, उसी तरह से आपको इनपुट युक्तियों को भी याद रखना है। ये प्रश्न जो 2018 का जो पेपर हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। हमारे प्रश्न पत्र में आया था कि निम्न में से इनपुट युक्ति कौन सी है। तो बहुत ही सरल है, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे नए जो शब्द हैं वो हमारे याद नहीं रहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, हम सब जानते हैं कि इनपुट युक्ति है, माउस को भी हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे यहाँ एक नया शब्द जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये नए शब्द हैं तो इनको भी आपको याद रखना है। स्कैनर भी हम कॉमन सेंस है कि ये भी इनपुट है, क्योंकि किसी चीज़ को हम स्कैन करते हैं तो उससे जानकारी ग्रहण करके हम उसका प्रिंटर वगैरह ले सकते हैं। बारकोड रीडर है, वो आजकल जो सुपर मार्केट हैं या जहाँ पर बिल बनाए जाते हैं, आजकल जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें इस तरह से बारकोड लगा रहता है, उसको स्कैन करके इससे रीड किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो इनपुट युक्तियों के उदाहरण हैं। चौथा जो कंप्यूटर का जो हिस्सा है, भाग है, वो होता है आउटपुट युक्तियाँ। इसके साथ आपको इनके भी उदाहरण याद रखना है। जैसे मॉनिटर है, वो भी एक आउटपुट युक्ति है। विजुअल डिस्प्ले है, वो भी एक आउटपुट युक्ति है। प्रिंटर है आदि। तो इनके भी आपको उदाहरण याद रखना है। तो इसी के साथ कंप्यूटर के जो 4 मुख्य भाग हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कुछ कारक हैं जिनको अलग से हमें कंप्यूटर से रिलेटेड होने के कारण यहाँ पर उनको पढ़ना है। तो कंप्यूटर के कारकों में 3 कारक आते हैं। पहला कारक है हार्डवेयर, जो हम इसके जो पहला पार्ट था 6ठी यूनिट को उसमें पढ़ ही चुके हैं। दूसरा जो कारक है वो है सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तीसरा वहाँ पर हमने नहीं पढ़ा था, इसी वजह से यहाँ पर मैंने कारकों में उनको लिखा है। तो कंप्यूटर के कारकों में तीसरा कारक है फर्मवेयर। इसका मतलब क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का संयुक्त रूप। तो हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसकी हमने अलग से जो यूनिट थी, इससे पहला वीडियो था वहाँ पढ़ लिए थे, लेकिन वहाँ पर फर्मवेयर शब्द की मैंने कोई चर्चा नहीं करी थी, इसीलिए यहाँ कंप्यूटर के साथ इसको मैंने यहाँ शामिल किया है। तो आपके भी परीक्षा में प्रश्न पूछे कि कंप्यूटर के कितने कारक होते हैं, कौन कौन से, तो आपको जवाब देना है 3 कारक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। फर्मवेयर का मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयुक्त रूप, यानी दोनों को मिला करके फर्मवेयर का निर्माण किया गया है। अगला जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो पॉइंट है वो है नेटवर्क, यानी कंप्यूटर से जो रिलेटेड है जिसके कारण ही कंप्यूटर कार्य करता है, होता है नेटवर्क। तो नेटवर्क में कौन कौन से आते हैं, जैसे लैन, मैन, वैन। फुल फॉर्म देखें, ये मुख्य नेटवर्कों में इनको गिना जाता है। तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा वो फुल फॉर्म से संबंधित ही पूछा जाएगा कि लैन की फुल फॉर्म क्या है, मैन की फुल फॉर्म क्या है, वैन की फुल फॉर्म क्या है। तो लैन की हो जाएगी लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की हो जाएगी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की हो जाएगी वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है।
इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा वैन है। तो हम 3 प्रकार के जो नेटवर्क पढ़े थे, लैन, मैन, वैन। तो जो इंटरनेट है जिसका प्रयोग हम वीडियो देखने में, क्लासें पढ़ने में जो कर रहे हैं, तो ये जो इंटरनेट है वो वैन का ही उदाहरण है और ये विश्व का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क इसको कहा जाता है। इंटरनेट को 2 प्रकार के प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है, एक तो सर्वर की और एक ग्राहक की। सर्वर का मतलब होता है जहां से हम जानकारियां प्रोवाइड करवाते हैं उसको हम सर्वर कहते हैं, और जिन प्रदान की गई जानकारियों को जो यूज करता है, जो देखता है, उसको हम ग्राहक कहते हैं। तो इंटरनेट को 2 प्रकार के प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है, वो दोनों प्रोग्राम आपको याद रखना है, एक तो सर्वर और एक ग्राहक। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने पॉइंट टू पॉइंट बनाए हैं कि नेटवर्क कौन होते हैं, कितने प्रकार उसके होते हैं, इंटरनेट किसका उदाहरण है, इंटरनेट के कितने प्रोग्राम हैं, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर की भाषा के बारे में हम पढ़ें तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है सिर्फ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा को कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो उसका जवाब हो जाएगा 3 प्रकारों में। कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है मशीनी भाषा, दूसरा प्रकार है असेंबली भाषा जिसको हम सिंबल लैंग्वेज भी कहते हैं, और तीसरा प्रकार है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मशीनी भाषा क्या होती है। तो मशीनी भाषा सीपीयू द्वारा समझी जाती है, यानी जो भाषा सीपीयू समझता है उसको हम मशीनी भाषा कहते हैं। इसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता है। तो वीडियो के स्टार्ट में भी आपकी ये चीज़ें आई थी, जब हम कंप्यूटर का जो पहला पार्ट था सीपीयू उसको हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी हमने पढ़ा था द्विमान पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम के द्वारा सूचनाओं को पढ़ा जाता है। तो ये बाइनरी सिस्टम क्या है, वहाँ मैंने आपको बताया था 2 ही अंकों का प्रयोग होता है। तो वो 2 अंक कौन कौन से हैं? केवल 1 और 0 से मिलकर बनी संख्या, यानी बाइनरी जो संख्या होती है उसमें 2 ही अंक होते हैं, एक तो 1 होगा या फिर 0 होगा। तो यहाँ भी महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखना है कि बाइनरी सिस्टम में किन 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में आपको जिस भी ऑप्शन में 1 और 0 मिले वही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो 3 प्रकार की जो भाषाएं हैं, जिसमें पहली भाषा है मशीनी भाषा, इसको आपको 2-3 बिंदुओं में आपको डिवाइड करके याद रखना है कि सीपीयू द्वारा समझी जाती है, इसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता है, और बाइनरी सिस्टम में 2 ही अंकों का प्रयोग होता है, 1 और 0 का। भाषाओं में जो दूसरे प्रकार की भाषा है वो है असेंबली भाषा। कोड का एक सेट होता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर पर चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखने योग्य जो बिंदु है वो यही है कि कोड का एक सेट कौन सी भाषा में प्रयुक्त किया जाता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा असेंबली भाषा में। अब तीसरे प्रकार की जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी कंप्यूटर की, वो होती है उच्च स्तरीय भाषा। उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल भी होती है, शब्दों और प्रतीकों की शब्दावली में अंग्रेजी के समान इसको व्यक्त किया जा सकता है। यानी उच्च स्तरीय भाषा जो है वो जो हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, जैसे हिंदी हो गई, जैसे चीनी भाषा हो गई, तो इस तरह के प्रतीकों में इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो ये सबसे अनुकूल भाषा इसको माना जाता है। अब जो परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो होंगे इसके उदाहरण, कि निम्नलिखित जो भाषाएं हैं वो कौन सी भाषा के उदाहरण है, या फिर उनका जो प्रश्न बनेगा वो उनकी फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न भी वहाँ पर बन सकता है। तो उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं, जिनमें पहली जो भाषा है वो है एल्गो। इसकी फुल फॉर्म होती है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। एल का मतलब हो जाएगा एल्गोरिदमिक, और दूसरा जो है उसका अर्थ हो जाएगा लैंग्वेज। अगली जो भाषा है उच्च स्तरीय भाषा वो है बेसिक। इसकी फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अगली जो उच्च स्तरीय भाषा है वो है पास्कल। उसके बाद में आती है फोर्ट्रॉन। इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगली उच्च स्तरीय भाषा है पीएल फर्स्ट। उसके बाद में आती है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद में आती है डीबैस। उसके बाद में है एपीएल 360। उसके बाद में है लोगो। उसके बाद में है सी प्लस प्लस, ये टी नहीं है, इसको आपको याद रखना, सी प्लस प्लस। उसके बाद में है सी।
उसके बाद में है जावा, उसके बाद में है HTML जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मित्रों, इसी के साथ हमारी आज की यूनिट पूरी होती है, जिसमें हम सारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न हैं वो यहाँ पर पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे लास्ट बिंदु था भाषा। तो भाषा में आपको क्या याद रखना है, उच्च स्तरीय भाषा के प्रकार और मुख्य मुख्य भाषाओं की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। भाषा के प्रकार आपको याद रखने हैं, 3 प्रकार की भाषा होती है, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। भाषा से पहले हमने पढ़ा था कंप्यूटर के नेटवर्क। यहाँ आपको याद रखना है नेटवर्कों के प्रकार मुख्य 3 हैं, लैन, मैन, वैन। तीनों की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। उसके बाद में हमने देखा था कंप्यूटर के कारक आपको याद रखना है। उसके पहले मैंने आपको कंप्यूटर के जो 4 पार्ट हैं, CPU है, मेमोरी है, इनपुट डिवाइसेज है, आउटपुट डिवाइसेज, उनकी जानकारी आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड ये जो दूसरा पार्ट मैंने बताया था, इसमें मैंने हर चीज़ को शामिल करने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है? अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके हमें फीडबैक अवश्य दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।